अध्याय 49 12 मिलियन की चौंका देने वाली कमाई। जब दोपहर में बाजार खुला तो बाजार की स्थिति देखकर सन हैतंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। नॉर्थवेस्ट शिपबिल्डिंग अपने प्रतिस्पर्धियों से काफी आगे है, लगभग सीधी रेखा में दौड़ रही है। महज 2 मिनट के भीतर नॉर्थवेस्ट शिपबिल्डिंग के शेयर की कीमत अपने दैनिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस तरह की हिंसक मूल्य वृद्धि वास्तव में शेयर बाजार में काफी आम है, लेकिन आम लोग ऐसे अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि जब तक एक आम आदमी किसी शेयर की कीमत में नाटकीय उछाल देखता है, तब तक उसमें निवेश करने में बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको खरीदने का मौका भी दिया जाए, तो भी आम खुदरा निवेशक कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। नॉर्थवेस्ट शिपबिल्डिंग ने सुबह का सत्र -3 अंकों पर समाप्त किया। दोपहर में बाजार खुलने के साथ ही शेयर की कीमत में जबरदस्त उछाल आया और ये दैनिक अधिकतम सीमा को छू गई। चेन पिंगन ने उस वस्तु को 0 से 1 अंक नीचे की कीमत पर खरीदा। हिंसक उछाल के बाद इसमें 12 अंकों की वृद्धि हुई। 100 मिलियन युआन के निवेश में 12% की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप 12 मिलियन युआन का लाभ हुआ। यही वित्त की शक्ति है। यही कारण है कि इतने सारे लोग शेयरों में निवेश करने के लिए दिवालिया होने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि अगर आप सही स्टॉक खरीदते हैं तो पैसा कमाना बहुत आसान है। बेशक, अगर आप गलत स्टॉक खरीदते हैं तो दिवालिया होना भी बहुत आसान है। सन हैतंग अविश्वास से स्टॉक स्क्रीन को घूर रही थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि चेन पिंगोन की नज़र जिस स्टॉक पर थी, वह वास्तव में दोपहर में अपनी दैनिक सीमा को छू लेगा। क्या श्री चेन शेयर बाजार के गुरु हैं? उनकी भविष्यवाणियां तो हद से ज्यादा सटीक होती हैं। सन हैतंग ने अविश्वास भरे चेहरे के साथ खुद से बुदबुदाया। सन हैतंग ने संबंधित जानकारी की तुरंत दोबारा जांच की। फिर उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट देखी जिसमें बताया गया था कि नॉर्थवेस्ट शिपबिल्डिंग को एक बड़ी सकारात्मक खबर मिली है, एक बड़ा ऑर्डर। इस बड़े ऑर्डर का मूल्य 10 अरब से अधिक था। इसके अलावा ये बड़ा ऑर्डर सरकार द्वारा दिया गया था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नॉर्थवेस्ट शिपबिल्डिंग के शेयर की कीमत में अचानक भारी उछाल आया। इस तरह का कई अरब डॉलर का ऑर्डर प्राप्त करने वाली किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत में भारी उछाल आने की संभावना होती है। सौभाग्य से मुझे श्री चेन की हरकतों पर शक नहीं हुआ और मैंने उनके आदेशों के अनुसार शेयर खरीदे और बेचे, वरना मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता, सन हैतंग ने बचे हुए डर के साथ कहा। इस समय श्री झांग के कार्यालय में निगरानी खाते में प्रदर्शित आंकड़ों को देखकर वे भी अचंभित रह गए। चेन पिंगोन वित्तपोषण की शर्तों पर सहमत हो गया था, इसलिए वो इस मामले को लेकर काफी चिंतित था। चेन पिंगोन का खाता भी उसी के पास था और वो उस पर नजर रख रहा था। श्री झांग को शुरू में इस बात की थोड़ी चिंता थी कि उन्होंने आज सुबह नॉर्थवेस्ट शिपबिल्डिंग को खरीदने के लिए 100 मिलियन युआन खर्च किए थे। हालांकि श्री झांग को केवल चिंता थी, क्योंकि यह एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। जब तक कोई उल्लंघन नहीं होता और कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं होता, तब तक अन्य सभी परिचालन सामान्य माने जाते हैं। हालांकि श्री झांग के लिए ये बेहद आश्चर्यजनक था कि दोपहर में नॉर्थवेस्ट शिपबिल्डिंग के शेयरों ने अचानक अपनी दैनिक सीमा को छू लिया। इस एक निवेश से चेन पिंगोन ने 12 मिलियन युआन कमाए। इसे पढ़ने के बाद श्री झांग को थोड़ी जलन महसूस हुई। ठीक है, उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा। आखिरकार वह कई वर्षों से शेयर बाजार में थे और यह पहली बार नहीं था जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। इसलिए वो अब भी एक अच्छा इंसान है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। शेयर बाजार में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है,
असली प्रभावशाली बात तो पैसा कमाना और सुरक्षित रूप से उससे बाहर निकलना है। हालांकि चेन पिंगॉन के कार्यों ने झांग की आंखें खोल दीं। ये स्पष्ट नहीं है कि चेन पिंगॉन महज भाग्यशाली था, उसे संयोगवश एक मरा हुआ चूहा मिल गया, या वास्तव में उसके पास किसी प्रकार का रहस्य था। श्री झांग भी इंतजार करके स्थिति देखने का इरादा रखते हैं। सौभाग्य से मैंने चेन पिंगॉन को पहले ही एक मोबाइल फोन दे दिया था, इसलिए हमारे बीच एक संबंध स्थापित हो गया था और हम भविष्य में इसे और भी गहरा कर सकते थे। स्कूल में पढ़ रहे चेन पिंगॉन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अचानक करोड़पति बन जाएंगे। आखिरकार कक्षा के दौरान फोन चेक करना उसके लिए असुविधाजनक है, इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि बाजार में मौजूदा स्थिति क्या है। हालांकि यदि सिस्टम इंटरफेस में कोई त्रुटि नहीं है, तो उनके द्वारा खरीदे गए नॉर्थवेस्ट शिपबिल्डिंग के शेयरों की दैनिक सीमा पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी। चेन पिंगॉन को अभी भी स्थिति की जानकारी थी। चेन पिंगॉन के फोन में कंपन हुआ, जिससे पता चला कि उसे एक टेक्स्ट मैसेज मिला है, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो अभी भी क्लास में था। क्लास से छुट्टी का समय आखिरकार खत्म हो गया। चेन पिंगन ने अपना फोन निकाला और सन हैतांग के मैसेज पर एक नज़र डाली। समाचार में केवल कुछ ही शब्द थे। नॉर्थवेस्ट शिपबिल्डिंग के शेयर की कीमत में 12% की वृद्धि हुई और यह अपने दैनिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। संदेश पढ़ने के बाद चेन पिंगॉन मुस्कुराई। अब चेन पिंगॉन आखिरकार पूरी तरह से आराम कर सकता है। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि सन हैतांग ने उनके अनुरोध के अनुसार शेयर नहीं खरीदे। हालांकि परिणामों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि सन हैतांग अभी भी आज्ञाकारी था और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो अनुचित या चालाकी भरा हो। ये लड़की बुरी नहीं है। लेन देन पूरा होने के बाद मैं उसे एक लाल लिफाफा दूंगा। चेन पिंगन मन ही मन चुपचाप सोचने लगा। दरअसल चेन पिंगॉन ने सन हैतांग की भी जांच करने की योजना बनाई थी। यदि सुन हैतांग का चरित्र और क्षमताएं संतोषजनक हैं, तो चेन पिंगॉन उसे अपने लिए काम करने के लिए अपने यहाँ लाने की योजना बना रहा है। चेन पिंगन के पास शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए 1 महीना है। कारोबार पूरा होने के बाद उसके पास एक निश्चित धनराशि होनी चाहिए। फिर चेन पिंगन इस पैसे का इस्तेमाल निवेश जारी रखने और नए व्यवसाय शुरू करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि चेन पिंगॉन के अधीन खुद कोई नहीं था। जहां तक उनकी बात है, उनके पास ऐसे काम करने का समय नहीं था क्योंकि उन्हें विश्वविद्यालय जाना था। इसलिए चेन पिंगॉन को अपने लिए काम करने के लिए एक भरोसेमंद टीम की जरूरत है। सुन हैतांग ने चेन पिंगॉन का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन क्या उसे सुन हैतांग को अपने लिए काम पर रखना चाहिए या नहीं, इस पर अभी और विचार करने की आवश्यकता है। बेशक इसके लिए सन हैतांग की स्वयं की इच्छा शक्ति भी आवश्यक है। चेन पिंगॉन को पूरा भरोसा था कि वो सन हैतांग को ढूंढ लेगा। हालांकि सुन हैतांग एक सिक्योरिटीज कंपनी में काम करती हैं, लेकिन उनकी सैलरी वास्तव में ज्यादा नहीं है। जब तक चेन पिंगॉन उसके साथ अच्छा व्यवहार करता रहेगा, सन हैतांग को बाहर निकालना बहुत ही आसान काम होगा। पूंजी की यही शक्ति है, जब तक पैसा मौजूद है, कई काम आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही पाठ्यक्रम तेजी से गहन होता जा रहा है। सौभाग्यवश ज्ञानवर्धक औषधि के प्रभाव से चेन पिंगॉन की सीखने की क्षमता में नाटकीय रूप से सुधार हुआ था। चेन पिंगॉन को हाई स्कूल के पाठ्यक्रमों में कोई कठिनाई नहीं हुई। चेन पिंगॉन का ध्यान अब अपनी पढ़ाई पर नहीं था, वह भविष्य में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था।
चेन पिंगोन ने अपने लिए पहले से ही कई उद्यमशीलता के रास्ते तैयार कर रखे हैं, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि किसे चुनना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम शेयर बाजार में इस निवेश से कितना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन चेन पिंगोन उद्यमिता के क्षेत्र में चाहे जो भी रास्ता चुने, उनके लिए वो उज्ज्वल भविष्य है। कुछ लोग नदी पार करके अपना रास्ता तलाशते हुए व्यवसाय शुरू करते हैं, लेकिन चेन पिंगोन अलग हैं। चेन पिंगोन दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं। चेन पिंगोन को पता था कि भविष्य में कौन से उद्योग सफल होंगे, इसलिए चेन पिंगोन को केवल उन्हीं उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिनके सफल होने की संभावना है। अगर सारे विकल्प विफल हो जाएं, तो मा और जैक मा के व्यवसायों में निवेश करने के लिए पैसे खर्च कर दें। अलीबाबा और टेंसेंट की कंपनियों के साथ भविष्य चिंतामुक्त है। समय चाहे कितना भी लंबा खींच जाए, वह आगे बढ़ता रहेगा और कभी नहीं रुकेगा। अंततः स्कूल छोड़ने का समय आ गया था। चेन पिंगन ने अभी अभी अपना स्कूल बैग पैक करना समाप्त किया था और कक्षा से बाहर कदम रखा ही था कि उसने लिन वांजुन को गलियारे में अपने स्कूल बैग को पीठ पर टांगे हुए खूबसूरती से खड़े देखा। चेन पिंगोन को कक्षा से बाहर जाते देख लिन वांजुन की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। अध्याय 50 मेरा बड़ा भाई कमाल का है। लिन वांजुन ने चेन पिंगोन की ओर एक नज़र डाली, कुछ नहीं कहा और स्कूल के गेट की ओर चलने के लिए मुड़ गई। चेन पिंगोन अचंभित रह गया। उसने सोचा कि लिन वांजुन उसका अभिवादन कर रही है, लेकिन चेन पिंगन को जल्द ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। लिन वांजुन तो वैसे भी सिर्फ एक हाई स्कूल की छात्रा थी और वह कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी। वह स्कूल में लड़कों से शायद ही कभी बातचीत करती थी या उनसे मेलजोल रखती थी। इसलिए मौजूदा परिस्थितियों में लिन वांजुन और चेन पिंगोन से एक दूसरे का अभिवादन करने और फिर एक जोड़े के रूप में स्कूल से एक साथ बाहर निकलने की उम्मीद करना शायद असंभव है। लिन वांजुन की सहनशीलता की सीमा कक्षा के दरवाजे पर चेन पिंगोन का इंतजार कर रही थी। चेन पिंगोन का दिमाग बहुत तेजी से काम करता था और उसने पलक झपकते ही इसका हल निकाल लिया। इसलिए वो पूरी समझदारी के साथ लिन वांजुन के पीछे पीछे बाहर चला गया। बूढ़े चेन, आप इतनी तेजी से क्यों चल रहे हैं? मेरा इंतजार कीजिए। झांग योंग पहले ही उसके पीछे दौड़ पड़ा था। मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ काम है, चेन पिंगोन ने कहा। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम अपने अच्छे भाई के साथ घर नहीं आ सकते? क्या तुम अब भी मेरे अच्छे भाई हो? झांग योंग ने दुख से भरे चेहरे के साथ पूछा। ठीक है, मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। मैं तुम्हें इस सप्ताहांत अपने इंटरनेट कैफे ले जाऊंगी और तुम्हें खूब मजा करने दूंगी, चेन पिंगोन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। क्या आपने सच में कहा कि आप मुझे अपने इंटरनेट कैफे में खूब मजे करने देंगे? झांग योंग ने उत्साह से कहा। चेन पिंगोन का परिवार एक इंटरनेट कैफे चलाता है और झांग योंग को इसके बारे में पहले से ही पता है। चेन पिंगोन की यह बात सुनकर झांग योंग बेहद उत्साहित हो गया। चिंता मत करो, मैं तुमसे किया वादा जरूर निभाऊंगा। इंटरनेट कैफे में कंप्यूटर ठीक ठाक हैं। अगले महीने जब हम पैसे बांट लेंगे, तब तुम एक लैपटॉप खरीद सकते हो। अपना खुद का लैपटॉप होना वाकई बहुत बढ़िया है, चेन पिंगयांग ने कहा। लैपटॉप ले जाने में आसान होते हैं, आप उन्हें अपने साथ विश्वविद्यालय ले जा सकते हैं। हालांकि यह केवल 1998 की बात थी। डेस्कटॉप कंप्यूटर अभी भी दुर्लभ थे और इंटरनेट कैफे भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन लैपटॉप पहले से ही मौजूद थे। लैपटॉप वाकई सस्ते नहीं होते और उनका प्रदर्शन कुछ हद तक पुराना हो चुका है। हालांकि उपयोग के लिहाज से यह ठीक काम करता है।
और इसकी प्रमुख विशेषता इसकी उच्च सुवाह्यता है। ये सुनकर झांग योंग बेहद उत्साहित हो गया, मानो उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। बहुत बढ़िया, लाओ चेन। नहीं, मेरा मतलब है, बड़े भाई, अब से आप मेरे असली बड़े भाई हैं, झांग योंग ने उत्साह से कहा। शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही शोर मचाते रहे तो तुम्हारा लैपटॉप जब्त हो सकता है। मैं अभी चुप हो जाता हूँ, झांग योंग ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। हालांकि झांग योंग के मुंह से दबी हुई हंसी फिर भी निकल गई। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही दोनों ने बातें की और हंसे। चेन पिंगॉन ने लिन वांजुन को स्कूल के गेट पर साइकिल धकेलते हुए उसका इंतजार करते देखा। अरे यार, क्या लिन वांजुन तुम्हारा इंतजार कर रही है? तुम दोनों का अफेयर चल रहा है क्या? झांग योंग ने चेन पिंगॉन और लिन वांजुन के बीच हो रही छेड़छाड़ भरी बातचीत को भी देखा। तुम्हारा मतलब अफेयर से क्या है? हम तो सिर्फ सहपाठी हैं। ठीक है, मैं अब तुमसे बात करके समय बर्बाद नहीं करने वाला। मुझे कुछ काम है, इसलिए तुम खुद ही घर जाओ। चेन पिंगॉन ने झांग योंग को हाथ हिलाकर विदा किया। फिर चेन पिंगन अपनी साइकिल पर सवार होकर लिन वांजुन की ओर चल पड़ा। लिन वांजुन ने चेन पिंगॉन को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इसके बाद दोनों एक के आगे एक साइकिल चलाते हुए स्कूल के गेट से ओझल हो गए। कई लोगों ने ये दृश्य देखा, लेकिन चूंकि उस समय कई छात्र स्कूल से निकल रहे थे, इसलिए ज्यादा लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन झांग योंग को परवाह थी। झांग योंग को इतनी ईर्ष्या हो रही थी कि उसके मुंह से लार टपक रही थी। वह थी लिन वांजुन, उनके स्कूल की मशहूर आइस क्वीन और कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की। ऐसा लगता है कि लिन वांजुन चेन पिंगॉन के प्रभाव में आ गई हैं। बिग ब्रदर वाकई बहुत शानदार है, झांग योंग ने ईर्ष्या से कहा। झांग योंग की तरफ से एक ठंडी सी फुफकार सुनाई दी। जैसे ही झांग योंग ने अपना सिर घुमाया, उसने ली मेनुन को ठंडे चेहरे के साथ उसके पास से गुजरते हुए देखा। ली मेनुन ने चेन पिंगन और लिन वांजुन को एक साथ घोड़े पर सवार होकर जाते हुए भी देखा। हालांकि वे दोनों एक साथ घोड़े पर सवार होकर चले गए, फिर भी ली मेनुन को बहुत असहज महसूस हो रहा था। यह उल्लेखनीय है कि ली मेनुन का पहला चुंबन चेन पिंगॉन ने लिया था। चेन पिंगॉन, तुमने मेरा पहला चुंबन लिया और अब भी दूसरी महिलाओं के साथ इश्कबाजी कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? ली मेनुन ने मन ही मन बड़े जोश से सोचा। अरे बाप रे, क्या ली मेनुन को जलन हो रही है? क्या ली मेनुन मेरे बड़े भाई से जलती है? मेरा बड़ा भाई तो कमाल का है। बूढ़ी चेन, मुझे सच में पता नहीं था कि तुम इतने शानदार हो। झांग योंग मन ही मन बहुत गुस्से में था और चिल्ला रहा था। ईर्ष्या मानो उसके सिर से बाहर निकलने ही वाली थी। अरे बाप रे, मैं ऐसी किसी चीज से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं कर सकता। झांग योंग ने अचानक आह भरी। लड़के छोटी उम्र से ही आत्म जागरूक होते हैं, और झांग योंग इसका अपवाद नहीं है। झांग योंग जानता था कि वो चेन पिंगॉन जितना सुंदर नहीं था। वो न केवल चेन पिंगॉन जितना सुंदर नहीं है, बल्कि उसमें चेन पिंगॉन जैसी क्षमताएं भी नहीं दिखतीं। किसी कारणवश झांग योंग को हमेशा ऐसा लगता था कि वर्तमान चेन पिंगॉन अतीत के चेन पिंगॉन से बिल्कुल अलग है। चेन पिंगॉन उसे पहले एक साधारण सहपाठी की तरह ही लगती थी। चेन पिंगॉन अब एक बॉस जैसी छवि पेश करता है। ये कुछ वैसा ही एहसास था जैसा उसे अपने तीसरे चाचा से मिलता था, जिन्होंने छुट्टियों के दौरान शहर से लौटने पर काफी धन कमा लिया था। नहीं, यह एक ऐसी भावना है जो अंकल थरी से निकलने वाली आभा से भी कहीं अधिक मजबूत है।
संक्षेप में कहें तो चेन पिंगोन अब अविश्वसनीय रूप से शानदार हैं। ये तो बहुत बड़ा और मोटा पैर है, मुझे इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए, झांग योंग ने मन ही मन सोचा। तुम मेरे माता पिता को कैसे बताओगे? साइकिल चला रही लिन वांजुन ने अचानक पूछा। बस इतना कह दो कि मैं तुम्हें 300,000 उधार देने को तैयार हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? चेन पिंगोन ने कुछ अनिश्चितता से पूछा। तो क्या मुझे 300,000 रुपये वापस करने होंगे? अगर नहीं, तो मेरे माता पिता क्या सोचेंगे? अगर इसे चुकाना ही है, तो मेरे माता पिता इसे कैसे चुकाएंगे? लिन वांजुन ने बहुत शांत भाव से पूछा। वो इस सवाल के बारे में पहले ही कई बार सोच चुकी थी। लिन वांजुन का चेहरा अचानक लाल हो गया और फिर उसने धीरे से कहा, मैंने पहले ही कहा था, अगर आप मुझे ये पैसा देने को तैयार हैं, तो मैं आपकी महिला बन सकती हूँ। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ या आप मुझे नीचा समझते हैं, तो कोई बात नहीं, हम शादी न करें। लेकिन मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं इस जीवन में कभी शादी नहीं करूँगी, मैं केवल तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी। मेरे माता पिता को बस इतना बता दीजिए, ये 300,000 युआन मुझसे शादी करने के बदले में आपका दहेज है। हम अभी जवान हैं, इसलिए अभी शादी करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम इसे कुछ सालों के लिए टाल देंगे, जितना हो सके। क्या आपको लगता ये काम करेगा? लिन वांजुन के बोलने के बाद उसने अपनी साइकिल रोक दी और चेन पिंगोन को ध्यान से देखने लगी। अध्याय 51 चेन पिंगोन का दबंग स्वभाव। लिन वांजुन, क्या आपने इस बारे में पूरी तरह सोच विचार कर लिया है? चेन पिंगन ने गंभीरता से पूछा। हाँ, मैंने सब सोच लिया है। अगर तुम मुझे दहेज दोगे, तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। लिन वांजुन ने थोड़ा शर्माते हुए, लेकिन फिर भी बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चेन पिंगोन ने धीरे से कहा। लिन वांजुन बेहद खूबसूरत हैं, इसमें कोई शक नहीं। चेन पिंगोन पहले लिन वांजुन को पाने की कोशिश कर चुका था। बात सिर्फ इतनी सी है कि लिन वांजुन को चेन पिंगोन पसंद नहीं थी। लेकिन अब जब उसे लिन वांजुन को पाने का मौका मिला है, तो ऐसा मौका बेहद दुर्लभ होता है, इसलिए चेन पिंगोन स्वाभाविक रूप से इसे हाथ से जाने नहीं देगा। चेन पिंगोन ने जरा भी संकोच नहीं किया। दूसरा जीवन जी चुका होने के कारण वो इस छोटी मोटी बात को आसानी से संभाल सकता था। वैसे भी भविष्य में उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, इसलिए एक और लिन वांजुन का समर्थन करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। चलो चलते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे माता पिता को कैसे बताना है, चेन पिंगोन ने गंभीरता से कहा। लिन वांजुन ने सहमति में गुनगुनाया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। लिन वांजुन का घर थोड़ा दूर है, एक शहरी गांव में स्थित है और कुछ हद तक एकांत स्थान पर है। स्कूल से निकलने के बाद दोनों ने 20 मिनट तक साइकिल चलाए और आखिरकार शहरी गांव में पहुंच गए। ये तो काफी लंबी दूरी है। लिन वांजुन के लिए हर दिन स्कूल आने जाने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करना बहुत मुश्किल होगा। हम घर पहुंच गए हैं, लिन वांजुन ने उसे याद दिलाया। लिन वांजुन के निर्देशों का पालन करते हुए चेन पिंगोन ने भी लिन वांजुन का घर देखा। दोनों ने अपनी साइकिलें लिन वांजुन के घर के सामने खड़ी कर दी। यहाँ पहुँचते ही लिन वांजुन तुरंत हिचकिचा उठी। पहले तो वह काफी साहसी थी, लेकिन अब जब वे सचमुच घर आ गए थे और वह वास्तव में चेन पिंगोन को घर लाने वाली थी, तो लिन वांजुन अचानक थोड़ी संकोची हो गई। चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, चेन पिंगोन ने गंभीरता से कहा। चेन पिंगोन के प्रोत्साहन से लिन वांजुन को अचानक अपना साहस मिल गया। मैं कर सकती हूँ, चलो,
मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, लिन वानाजुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। दोनों एक साथ लिन वानाजुन के घर में दाखिल हुए। बेटी, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। देखो दाजुन कितने लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लिन वानाजुन की मां ने अपनी बेटी को लौटते हुए देखते ही कहा। लिन वानाजुन ने अपना सिर घुमाया और कमरे के अंदर एक आदमी को देखा। वह इस आदमी से पहले एक बार मिल चुका था। वह लगभग 40 साल का था, सांवली त्वचा वाला और उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थीं। उस आदमी ने सूट पहन रखा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा और सिकुड़ा हुआ था, जिससे वह काफी बेमेल दिख रहा था। इसके अलावा उनका एक पैर भी कुछ असामान्य प्रतीत होता था। लिन वानाजुन को उस आदमी का नाम बहुत स्पष्ट रूप से याद था, वह झाओ दाजुन था। ये व्यक्ति लिन वानाजुन का ब्लाइंड डेट भी था। झाओ दाजुन ने लिन वानाजुन से शादी करने के लिए 300,000 युआन दहेज देने पर सहमति जताई। लिन वानाजुन के माता पिता इस शादी से बहुत खुश थे, क्योंकि दुल्हन की कीमत 300,000 युआन थी। उनके समय में शादी के लिए कुछ हजार युआन का दहेज देना आम बात थी, और कभी-कभी तो कुछ 100 युआन भी पर्याप्त होते थे। 300,000 युआन का दहेज बिल्कुल ही अकल्पनीय है। 300,000 युआन के इस दहेज से उनके परिवार के जीवन में नाटकीय बदलाव आ सकता है। हालांकि उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत दुख भी था, लेकिन परिवार की खातिर उसे कष्ट सहने देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इस दुनिया में हर माता पिता अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते। हालांकि लिन वानाजुन कुछ हद तक माता पिता के प्रति अंधभक्त थी। अगर चेन पिंगोन की उपस्थिति न होती, तो लिन वानाजुन अंततः झाओ दाजुन से ही शादी कर लेती। जब झाओ दाजुन ने लिन वानाजुन को वापस आते देखा, तो वह तुरंत खड़ा हो गया, उसका चेहरा मुस्कान से दमक रहा था। जब वह खड़ा हुआ, तो वह पैर और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। लिन वानाजुन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तभी ली वानाजुन के पीछे चल रही चेन पिंगोन ने आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। नमस्कार चाचा और चाची, मेरा नाम चेन पिंगान है, और मैं लिन वानाजुन का सहपाठी हूँ। मैं आज शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। चेन पिंगोन के 2 सरल वाक्यों ने पूरे दर्शकों को चौंका दिया। लिन वानाजुन के माता पिता स्तब्ध रह गए। झाओ दाजुन भी स्तब्ध और अवाक रह गए। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? लिन वानाजुन की मां हकलाते हुए बोली। लिन वानाजुन के पिता घायल हो गए थे और बिस्तर पर ही आराम कर सकते थे, लेकिन फिर भी उसे लिविंग रूम में हो रही आवाजें सुनाई दे रही थीं। युवक, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम मेरी पत्नी को चुराने की कोशिश कर रहे हो? झाओ दाजुन ने ठंडे स्वर में कहा। लिन वानाजुन युवा और खूबसूरत है, और झाओ दाजुन की नजर उस पर लंबे समय से है। वो उस खूबसूरती को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता जिसे उसने पहले ही हासिल कर लिया है। अब झाओ दाजुन से लिन वानाजुन को छोड़ने के लिए कहना असंभव है। चाचा और चाची, मैंने सुना है कि लिन वानाजुन से शादी करने के लिए 300,000 युआन दहेज देना पड़ता है। मैं ये दुल्हन की कीमत चुकाने को तैयार हूँ। इसके अलावा मैं लिन वानाजुन का सहपाठी हूँ, और हम लगभग एक ही उम्र के हैं। अगर हम दोनों साथ साथ चलेंगे, तो इससे आप दोनों बुजुर्गों को कुछ सम्मान मिलेगा। नहीं तो, अगर लिन वानाजुन इस बूढ़े आदमी से शादी कर लेती है, तो तुम दोनों की ही बेइज्जती होगी। इसके अलावा लिन वानाजुन का भविष्य भी काफी कठिन होगा। इस आदमी को देखो, कितना लापरवाह है। भला कौन सी औरत इसके साथ खुशहाल जिंदगी बिता सकती है? इस बात से भ्रमित मत होइए कि वह
0,000 युआन दहेज के रूप में दे सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसके साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सकती हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि वह बहुत बुरा और बदसूरत है। फिर वह लिन वानजुन के लिए एक अच्छा साथी कैसे साबित हो सकता है? चेन पिंगॉन ने यह बात काफी स्पष्ट रूप से कही, क्योंकि चेन पिंगॉन जानता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वही हत्यारा था जिसने अपने पिछले जन्म में लिन वानजुन की हत्या की थी। अब जब चेन पिंगॉन को पता चल गया था कि यह आदमी अच्छा नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उसे उसके साथ व्यवहार करते समय इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। तुम खुद को क्या समझते हो? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? मुझे लगता है कि तुम मौत की तलाश कर रहे हो। चेन पिंगॉन के शब्दों ने झाओ दाजुन के दिल को छू लिया। झाओ दाजुन अब क्रोधित हो चुका था, उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। वह अचानक खड़ा हो गया और चेन पिंगॉन की ओर चलने लगा। स्पष्ट रूप से उसका इरादा चेन पिंगॉन को सबक सिखाने का था। चेन पिंगॉन, भागो! लिन वानजुन ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए चेन पिंगॉन से कहा, क्या मुझे भागने की जरूरत भी है? मैं उसके जैसे किसी बेकार इंसान को एक हाथ से ही बाहर फेंक सकता हूँ। ठंडे लहजे में बोलने के बाद चेन पिंगॉन ने अपना हाथ उठाया और झाओ दाजुन की गर्दन पकड़ ली। फिर उसने झाओ दाजुन की गर्दन पकड़ ली और उसे ऐसे घसीटकर बाहर ले गया जैसे वह मुर्गे पर सवार हो। चेन पिंगॉन द्वारा झाओ दाजुन की गर्दन पकड़ने के बाद उसे लगा कि उसके शरीर की सारी ताकत गायब हो गई है। चेन पिंगॉन दरवाजे तक गई और झाओ दाजुन को बाहर निकाल दिया। झाओ दाजुन चीखने से पहले जमीन पर लुढ़क गया। झाओ दाजुन, लिन वानजुन मेरी महिला है। अब से तुम्हें उस पर किसी भी तरह की बुरी नजर रखने की इजाजत नहीं है। नहीं तो, जब भी मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारी पिटाई करूंगा। चेन पिंगॉन ने झाओ दाजुन की ओर इशारा करते हुए कहा। झाओ दाजुन ने दांत पीसते हुए चेन पिंगॉन को घूरा, लेकिन उसने कुछ भी कठोर नहीं कहा। उसने बस दांत पीसते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और लंगड़ाते हुए चला गया। चेन पिंगॉन की निगाहें पल भर में गुस्से से भर गईं। अध्याय 52। जितना अधिक मैं पढ़ता गया, उतना ही अधिक मुझे संतुष्टि मिलती गई। झाओ दाजुन बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। इस व्यक्ति को जीने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चेन पिंगॉन ने मन ही मन चुपचाप कहा। झाओ दाजुन स्पष्ट रूप से एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है, और वह भी बेहद क्रूर किस्म का। अब वह चेन पिंगॉन से नफरत करता है, और शायद लिन वानजुन से भी नफरत करता है। उसके जैसा व्यक्ति किस तरह के बुरे काम नहीं करेगा। इसलिए उसके जैसे व्यक्ति को कभी भी जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अभी कार्रवाई करने का सही समय नहीं है। चेन पिंगॉन को बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी, क्योंकि आखिरकार उसे दूसरे व्यक्ति का नाम पता चल गया था। तो इस आदमी का नाम झाओ दाजुन है। मैं बाद में इस आदमी से पूछूंगा कि वह कहाँ रहता है, और फिर उसे सबक सिखाने का मौका ढूंढूंगा। चेन पिंगॉन ने अपने मन में झाओ दाजुन को मौत की सजा सुना दी थी। लिन वानजुन की मां छोटे छोटे कदमों से बाहर भागी, और जब उसने झाओ दाजुन को देखा, जो पहले ही जा चुका था, तो उसकी निगाहें कुछ हद तक स्तब्ध हो गईं। काय करते, लिन वानजुन की मां ने कुछ शब्द कहे, और यह स्पष्ट था कि वह असमंजस में थी। आखिरकार, बुजुर्ग दंपति झाओ दाजुन द्वारा दिए गए 300,000 युआन के दहेज के वादे से बहुत संतुष्ट थे। अब जब झाओ दाजुन जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें 300,000 युआन दहेज नहीं मिलेगा। हालांकि चेन पिंगॉन ने अभी कहा कि वह भी उतनी ही भारी दहेज राशि दे सकता है। लेकिन उसके सामने खड़ा चेन पिंगॉन स्पष्ट रूप से एक बच्चा था, उसे पैसे कहां से मिलेंगे?
आंटी, मैं दहेज के रूप में 350,000 युआन दुआ दूंगा। क्या इसका मतलब यह है कि लिन वानजुन अब से मेरी हो जाएगी? चेन पिंगोन ने दृढ़ता से कहा। मैं तुमसे क्या कहूँ, बेटा? क्या तुम्हें पता भी है कि 350,000 युआन कितने होते हैं? लिन वानजुन की मां ने चिढ़कर कहा। ऐसा नहीं था कि वह चेन पिंगोन को स्वीकार नहीं कर सकती थी, उसे बस इस बात पर विश्वास नहीं था कि वह पैसे का इंतजाम कर पाएगा। मेरा परिवार यह पैसा वहन कर सकता है। मेरे माता पिता भी सहमत हो गए। लेकिन हमारी सारी बचत फिक्स्ड डिपॉजिट में है, और अगर हम इसे अभी निकाल लेते हैं, तो हमें ब्याज का काफी नुकसान होगा। इस महीने के अंत में, मैं एक शुभ दिन चुनूंगा और सगाई के उपहार आपके घर लेकर आऊंगा। 350,000 युआन दहेज के रूप में, एक पैसा भी कम नहीं। चाची, आप क्या सोचती हैं? चेन पिंगोन ने धीरे धीरे और सोच समझकर कहा, उसके शब्द स्पष्ट और सुस्पष्ट थे। चेन पिंगोन के संयम ने लिन वानजुन की मां को काफी राहत दी और उन्हें विश्वास होने लगा कि उनका बेटा वास्तव में ये कर सकता है। आपका नाम चेन पिंगोन है ना? क्या आपने जो कहा वह सच है? जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हमारा परिवार कठिन परिस्थिति में है, और हम बस इस पैसे का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन बेहतर हो सके। तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकते, लिन वानजुन की मां ने गंभीरता से कहा। बिल्कुल, अगर आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं, तो हमें आप दोनों को साथ देखकर बहुत खुशी होगी। आप वास्तव में उस झाओ दाजुन से कहीं बेहतर हैं। लिन वानजुन की मां ने फिर से बात की। हालांकि लिन वानजुन के माता पिता उसे अच्छी कीमत पर बेचना चाहते थे, लेकिन लिन वानजुन आखिरकार उनकी बेटी थी। स्वाभाविक रूप से, वे आशा करते थे कि उनकी बेटी का भविष्य बेहतर हो और वह एक सुखद जीवन व्यतीत करे। चेन पिंगोन 350,000 युआन की दहेज राशि देने में सक्षम है और उनकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से झाओ दाजुन की तुलना में उनका दामाद बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। झाओ दाजुन का यह फैसला अंततः हताशा में लिया गया था। जिन लोगों को वे जानते थे, उनमें से कोई भी धनी नहीं था। झाओ दाजुन पहले से ही सबसे धनी थे। केवल झाओ दाजुन ही इतनी भारी दहेज राशि देने को तैयार थे। तो यही है वृत्त। लिन वानजुन के माता पिता गरीब थे, और उनके परिचित लोग भी गरीब थे। उनके सामाजिक दायरे में कोई भी धनी व्यक्ति नहीं था। इसलिए, अगर वे अपनी बेटी को अच्छी कीमत पर बेचना भी चाहते, तो भी उन्हें उसे खरीदने वाला कोई खरीदार नहीं मिल पाता। इसलिए झाओ दाजुन को फायदा हुआ। लिन वानजुन के गुणों को देखते हुए, इस युग में भी संभवतः बहुत से पुरुष उससे शादी करने के लिए अत्यधिक दहेज देने को तैयार होंगे। चेन पिंगोन महज खुशकिस्मत थी कि उसकी मुलाकात उससे हो गई। बेशक, अच्छी किस्मत के लिए योग्यता भी आवश्यक है। अगर चेन पिंगोन 300,000 युआन की भारी भरकम दहेज राशि का इंतजाम नहीं कर पाती, तो लिन वानजुन के माता पिता इसके लिए राजी नहीं होते। चेन पिंगोन द्वारा दहेज की राशि जुटाने की पुष्टि होने के बाद ही लिन वानजुन की मां के चेहरे पर आखिरकार फिर से मुस्कान आई। ये होने वाली सास वाकई काफी घमंडी है। चेन पिंगोन ने मन ही मन आह भरी। लिन वानजुन के लिए ऐसे परिवार में रहना बहुत मुश्किल रहा होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लिन वानजुन स्कूल में इतना अलग थलग व्यवहार करता था। शायद यह अलगाव नहीं, बल्कि संकीपन था। अपने पारिवारिक परिवेश के कारण, उसका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार विकसित हुआ है। आंटी, अंकल की सेहत कैसी है? चेन पिंगोन ने पूछा। हालत बस ठीक ठाक है, हम बस धीरे धीरे इलाज कर सकते हैं और इसे ठीक होने में समय बर्बाद कर सकते हैं, लिन वानजुन की मां ने कहा।
मैं जाकर अपने चाचा से थोड़ी देर बात कर लूंगी, चेन पिंगोन ने कहा। दरअसल चेन पिंगोन लिन वानाजुन के पिता का चिकित्सा उपचार कराना चाहती थी। हालांकि इसके बारे में इतना विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पर आमने सामने चर्चा करना सबसे अच्छा रहेगा। लिन वानाजुन की मां स्वाभाविक रूप से चेन पिंगोन के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगी। चेन पिंगान ने लिन वानाजुन के पिता को बेडरूम में देखा। वह काफी लंबा, बूढ़ा और झुर्रियों से भरा चेहरा वाला आदमी था। चेन पिंगोन को अंदर आते देख लिन वानाजुन के पिता तुरंत कुछ संकोची हो गए और उनके चेहरे पर एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान आ गई। युवक, मुझे खेद है कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा, लिन वानाजुन के पिता ने क्षमा मांगते हुए कहा। चाचा जी, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। मेरा नाम चेन पिंगोन है। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें चेन पिंगोन कहकर बुलाऊंगा। लिन वानाजुन के पिता ने चेन पिंगोन को ऊपर से नीचे तक देखा और उनका चेहरा और भी संतुष्ट होता चला गया। हालांकि वे अपनी बेटी को अत्यधिक कीमत पर बेच रहे थे, लेकिन अगर उनका दामाद लंबा और सुंदर होता तो उन्हें निश्चित रूप से और भी अधिक गर्व होता। चेन पिंगोन की उम्र लगभग लिन वानाजुन के बराबर थी और वह लंबा और सुंदर था, इसलिए वे उसकी शक्ल सूरत से बहुत संतुष्ट थे। चाचा जी, आपके पैर में कितनी चोट लगी है? मुझे देखने दीजिए। मैंने पहले परिवार के बड़ों से चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था। जैसे ही चेन पिंगोन बोल रहा था, उसने लिन वानाजुन के पिता के घायल हिस्सों की जांच शुरू कर दी। लिन वानाजुन के पिता ने कुछ झिझकते हुए कहा। चेन पिंगोन, आपको किसी भी तरह के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है ना? मेरी चोट काफी गंभीर है, मुझे अस्पताल में सर्जरी करानी होगी। लेकिन हमारे पास सर्जरी के लिए वास्तव में पैसे नहीं हैं। मुझे जो भी मुआवजा मिला, वह सब अस्पताल में खर्च हो गया, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। लिन वानाजुन के पिता बोलते समय बार बार आहें भर रहे थे। चेन पिंगोन ने इसकी जांच की और तुरंत भौहें चढ़ा ली। जैसा कि लिन वानाजुन के पिता ने कहा, उसकी चोटें काफी गंभीर थीं और उनका ठीक से इलाज नहीं किया गया था। इसका पहले भी इलाज किया गया था, लेकिन सही तरीके से इलाज न होने के कारण अब घाव का भरना मुश्किल हो गया है। वर्तमान पश्चिमी चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार कई शल्य चिकित्सा उपचारों की आवश्यकता होगी। सौभाग्यवश चेन पिंगोन आ गई। अध्याय 53 ससुर के साथ व्यवहार करना। चाचा जी, मैं आपकी चोट ठीक कर सकता हूँ। आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। और भले ही आप अस्पताल गए और आपकी सर्जरी हुई, लेकिन वास्तव में आपके पैर को पूरी तरह से ठीक होने में बहुत मुश्किल होती है। अगर डॉक्टर सर्जरी करके आपको ठीक भी कर दे, तब भी आप लंगड़ा कर ही चलेंगे और आप इस पैर का सहारा भी नहीं ले पाएंगे। चेन पिंगोन ने खुलकर बात की। शाओ चेन, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? लिन वानाजुन के पिता ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उन्हें ऐसे परिणाम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि अस्पताल में इलाज पर पैसा खर्च करके वह अपना पैर बचा सकता है। मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। इसके अलावा मेरे पास इस बारे में आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। लेकिन चिंता मत करो चाचा, मैं यहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए हूँ कि आपका पैर बच जाए। लेट जाओ और हिलना मत, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। मैं अब आपके शरीर पर कुछ एक्यूपॉइंट्स दबाने जा रहा हूँ, इसलिए आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा। दूसरे पक्ष की राय पूछे बिना ही चेन पिंगोन ने सीधे लिन वानाजुन के पिता के शरीर पर कई एक्यूपॉइंट्स दबाए, जबकि वे अभी भी अचेत अवस्था में थे। चेन पिंगोन ये भी जानता था कि अगर इस तरह का मामला वास्तव में उलझ गया, तो इसका कभी अंत नहीं होगा। इसलिए चेन पिंगोन ने बिना किसी झिझक के
निर्णायक रूप से सबसे पहले एक्यू पॉइंट्स पर प्रहार किया। लिन वानजुन के पिता को एक्यू पंक्चर कराने के बाद उन्होंने तुरंत अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। चेन पिंगोन की हरकतें कुछ हद तक उबड़-खाबड़ और तेज थीं क्योंकि उसने लिन वानजुन के पिता के पैर से सभी पट्टियां और अन्य सामान खोल दिए थे। फिर लिन वानजुन के पिता के आश्चर्य के बीच उसने हाथ बढ़ाया और उसके पैर की हड्डियों को फिर से सही जगह पर रखना शुरू कर दिया। हड्डियों को मैन्युअल रूप से पुनः स्थापित करना एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा तकनीक है। हालांकि आधुनिक समाज में इस प्राचीन शिल्प को जानने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुख्य समस्या यह है कि इस कौशल में निपुण अनुभवी पारंपरिक चीनी चिकित्सा चिकित्सकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हालांकि चेन पिंगोन उनमें से सर्वश्रेष्ठ में से एक था, आखिरकार उसके चिकित्सा कौशल बेहद प्रभावशाली थे। पश्चिमी चिकित्सा में ऐसा करने के लिए हड्डियों को टुकड़ों टुकड़ों में पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। हालांकि चेन पिंगोन की सर्जरी इतनी जटिल नहीं थी। चेन पिंगान ने अपने नंगे हाथों से घायल हिस्से की सभी हड्डियों को सही जगह पर स्थापित किया। हड्डियों को वापस अपनी जगह पर रखने के बाद चेन पिंगोन ने अपने ससुर के घावों को ठीक करने के लिए अपनी दीर्घायु तकनीक की वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। लॉन्गेविटी फॉर्मूला लोगों की जान ले सकता है, लेकिन यह मानव अंगों की मरम्मत भी कर सकता है। चेन पिंगोन के चिकित्सा कौशल के अतिरिक्त लाभ के साथ इस उपचार पद्धति को चमत्कारिक कहा जा सकता है। उपचार के दौरान लिन वानजुन के पिता को किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं हुई क्योंकि चेन बिंगयांग ने एक्यू पॉइंट्स पर दबाव डाला था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो उसे अब अपने शरीर का कोई एहसास नहीं है, उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है। चेन पिंगान ने अस्थायी रूप से अपने शरीर को नियंत्रित करने वाली नसों को काट दिया था। किसी कुशल मार्शल आर्टिस्ट के लिए किसी को मारना वास्तव में बहुत आसान है। उदाहरण के लिए, अगर चेन पिंगोन ने थोड़ा और बल प्रयोग किया होता, तो वह अपने ससुर की नसों को काट सकता था, जिससे वे जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो जाते। बेशक, उनके ससुर चेन पिंगोन कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। चेन पिंगान ने लगभग 10 मिनट में इलाज पूरा कर लिया और फिर पट्टी को दोबारा बांध दिया। चाचा जी, आधे महीने तक इस पैर को मत हिलाइए। अगले 2 हफ्तों तक आप बिस्तर पर लेटे रहेंगे, कहीं भी जाने या कुछ भी करने में असमर्थ रहेंगे। आधे महीने के बाद आप बिस्तर से उठ सकेंगे और अपने हाथ पैर हिला सकेंगे। मैं आपके लिए दवा की एक और खुराक लिखूंगा। इसे समय पर लेने से आपकी रिकवरी में तेजी आएगी। चेन पिंगोन ने बात की। शाओ चेन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अपने शरीर में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? लिन वानजुन के पिता ने डर से भरी आवाज में हकलाते हुए पूछा। चाचा जी, मैंने अभी अभी आपका पैर ठीक किया है, लेकिन फिर भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, इसलिए मैंने अस्थायी रूप से तुम्हारे शरीर के एक्यू पॉइंट्स को दबाया ताकि तुम्हें दर्द महसूस न हो। बस वहीं लेट जाओ और आराम करो। 2-3 घंटे में तुम्हारा शरीर सामान्य हो जाएगा। लेकिन उस समय आपके पैरों में बहुत दर्द होगा, इसलिए आपको इसे सहन करना होगा। चेन पिंगान ने समझाया कि यह प्रक्रिया भी रोकी नहीं जा सकती। ओह, अब समझ में आ गया। लिन वानजुन के पिता ने राहत की सांस ली। तो क्या मेरा पैर अब ठीक हो गया है? क्या मुझे अभी भी अस्पताल जाने की जरूरत है? लिन वानजुन के पिता ने अनिश्चितता से पूछा। मैंने आपका इलाज कर दिया है, अब आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, चाचा, मैं इस तरह की बात पर आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चेन पिंगान ने गंभीरता से कहा। पहले लिन वानजुन के पिता चेन पिंगोन की एक भी बात पर विश्वास नहीं करते थे। हालांकि
चेन पिंगोन की एक्यूप्रेशर तकनीकों और उत्कृष्ट उपचार कौशल को देखने के बाद उन्हें वास्तव में चेन पिंगोन की क्षमताओं पर विश्वास होने लगा। मुख्य मुद्दा उपचार की लागत है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के उपचार या सर्जरी में कम से कम दसियों हजार युआन का खर्च आएगा। ये तो ऐसा है जैसे उसने अपनी सारी जेबें एक ही बार में खाली कर दी हों। लेकिन अब सब ठीक है, उसे अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इलाज का खर्च बच गया है। उसके जैसे गरीब आदमी के लिए यह बहुत ही शानदार खबर थी। इसलिए लिन वानजुन के पिता ने भी चेन पिंगोन पर विश्वास करना चुना। शाओ चेन, मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करूं, यह मुझे नहीं पता, लिन वानजुन के पिता ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। चाचा जी, आप बहुत दयालु हैं। अब से हम परिवार ही रहेंगे, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हाँ, अब से हम परिवार ही रहेंगे, लिन वानजुन के पिता ने तुरंत कहा। तभी लिन वानजुन और उसकी मां अंदर आई। लिन वानजुन ने पहले भी चेन पिंगोन को अपने पिता का इलाज करते देखा था, लेकिन उसने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि चेन पिंगोन पहले ही कार्रवाई कर चुका था। इलाज खत्म होने के बाद मां और बेटी जल्दी से अंदर आई। चेन पिंगोन, तुम सच में मजाक तो नहीं कर रहे हो? मेरे पिताजी के पैर से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, लिन वानजुन ने लाल आंखों से पूछा। यकीन मानिए, मैं इस तरह की किसी बात पर कभी मजाक नहीं करूंगा। चेन पिंगोन ने आगे कहा, अगर मेरे ससुर के पैर में वाकई कोई समस्या है, तो मैं जीवन भर उनकी देखभाल करूंगा। ये सुनकर लिन वानजुन का चेहरा तुरंत सेब की तरह लाल हो गया। आज बहुत देर हो चुकी है, मैं अब वापस जाऊंगा। मैंने मेज पर एक पर्ची लिख रखी है। कल दवा लेना याद रखना। चिंता मत करो, मैं जो चीनी दवा लिख रहा हूँ वो महंगी नहीं है। मेरा अनुमान है कि इसकी कीमत लगभग 100 युआन ही होगी। इसके बाद चेन पिंगोन ने स्पष्टीकरण दिया। पारंपरिक चीनी चिकित्सा की दुनिया वास्तव में काफी जटिल है। यदि आप महंगी औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, तो कीमत बहुत अधिक हो सकती है। हालांकि, अगर केवल साधारण चीनी औषधीय जड़ी बूटियों का ही उपयोग किया जाए, तो कीमत बहुत कम हो सकती है। चेन पिंगोन द्वारा दी गई दवा में किसी भी महंगी चीनी औषधीय जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए कीमत बिल्कुल भी अधिक नहीं थी। चेन पिंगोन, धन्यवाद, लिन वानजुन ने कृतज्ञता से कहा, उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम खाना खाने क्यों नहीं रुक जाते? लिन वानजुन की मां ने तुरंत सुझाव दिया। आंटी, आज इसे छोड़ देते हैं, बहुत देर हो गई है। मैं अगली बार फिर आऊंगी, चेन पिंगोन ने जल्दी से कहा। ठीक है बेटी, तुम्हें उन्हें ठीक से विदा करना चाहिए, लिन वानजुन की मां ने फिर कहा। अध्याय 54 आज रात की घटनाएं। वैसे आंटी, क्या आपको पता है कि झाओ दाजुन कहाँ रहता है? मुझे चिंता है कि झाओ दाजुन भविष्य में आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, और वह मेरे लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि यह किस तरह का व्यक्ति है। कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहता है। चेन पिंगोन दरवाजे तक गई और अनायास ही पूछ लिया। लिन वानजुन की मां एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चेन पिंगोन की व्याख्या सुनने के बाद लिन वानजुन की मां ने तुरंत उसे झाओ दाजुन के घर का पता दे दिया। झाओ दाजुन का घर ज्यादा दूर नहीं है, 2 गलियां पीछे एक और शहरी गांव है। झाओ दाजुन 85 यान्हे रोड पर रहते हैं। चेन पिंगोन ने पता याद कर लिया, पते के लिए धन्यवाद दिया और फिर अपनी साइकिल पर सवार होकर चला गया। बेटी, क्या तुम वाकई अपनी इस सहपाठी पर भरोसा कर सकती हो? चेन पिंगोन के जाने के बाद लिन वानजुन की मां ने आह भरी और एक और सवाल पूछा।
वह अब भी थोड़ी चिंतित थी। वह अब भी बहुत भरोसेमंद है। मुझे विश्वास है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। लिन वानजुन ने यह बात कहने से पहले केवल एक पल के लिए संकोच किया और फिर पूरे विश्वास के साथ कहा, यही वह व्यक्ति है जिसे आपने चुना है। भविष्य में आप कष्ट सहेंगे या सुखमय जीवन जिएंगे, यह आपकी पसंद है। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं तुम्हें केवल अपनी मनमर्जी करने दे सकती हूँ। लिन वानजुन की माँ ने फिर से आह भरी। माँ, मुझे पता है, लिन वानजुन ने धीरे से कहा, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। अगर उसके पास विकल्प होता, तो वह ऐसा विकल्प क्यों चुनती? लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगर चेन पिंगोन का आगमन न हुआ होता, तो वह झाओ दाजुन से शादी कर लेती। झाओ दाजुन से शादी करने के बजाय मैं चेन पिंगोन को चुनना पसंद करूंगी। ये लिन वानजुन का विचार था। दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिए जाने पर उसने चेन पिंगोन को चुना। अपनी साइकिल पर निकलने के बाद चेन पिंगोन सीधे घर नहीं गया। इसके बजाय उसने एक चक्कर लगाया और झाओ दाजुन के घर की ओर चल पड़ा। 10 मिनट बाद चेन पिंगोन बिना किसी घटना के यानहे स्ट्रीट पर पहुंच गई। चेन पिंगोन पहले भी कई बार इस जगह पर आ चुका था और इससे काफी परिचित था। पहले यहाँ एक खाने पीने की गली हुआ करती थी जहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन मिलते थे, और चेन पिंगोन अक्सर वहाँ जाया करती थी। चेन पिंगोन यानहे स्ट्रीट पर बहुत कम आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ का सामान्य मार्ग पता है। इसके अलावा चेन बिंगयांग को झाओ दाजुन के घर का नंबर पहले से ही पता था। यानहे स्ट्रीट का स्थान कुछ हद तक दूरस्थ है, लेकिन इसे ढूंढना आसान है क्योंकि यह एक छोटी नदी के किनारे बना हुआ है। एक बार जब आपको ये छोटी नदी मिल जाए, तो आपको नदी के किनारे मुख्य सड़क मिल जाएगी। नंबर 55 यानहे स्ट्रीट। चेन पिंगोन ने मकान नंबर पर एक नज़र डाली और फिर अपनी खोज जारी रखी। अब जबकि हमें यानहे स्ट्रीट का नंबर 55 मिल गया है, तो बाकी सड़क को ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, चेन पिंगोन को कुछ ही समय में यानहे रोड का नंबर 85 मिल गया। चेन पिंगान ने चारों ओर देखा, आसपास कोई निगरानी कैमरा नहीं था। सौभाग्य से यह 1998 का समय था और निगरानी कवरेज की दर बहुत कम थी। अधिकांश सड़कों पर निगरानी कैमरे नहीं हैं, जिससे चेन पिंगोन के लिए इधर उधर घूमना आसान हो जाता है। झाओ दाजुन एक अलग मकान में रहते हैं। ये चेन पिंगोन के लिए अच्छी खबर है। लेकिन फिर बुरी खबर आई। झाओ दाजुन घर पर नहीं हैं। चेन पिंगोन दरवाजे पर खड़े खड़े ही यह महसूस कर सकती थी कि झाओ दाजुन के घर में कोई नहीं है। झाओ दाजुन के घर पर कोई नहीं था, लेकिन एक कुत्ता था। जैसे ही चेन पिंगोन दरवाजे की ओर बढ़ा, आंगन में मौजूद कुत्तों ने उसके कदमों की आहट सुनी और उसकी दिशा में जोर जोर से भौंकने लगे। झाओ दाजुन के घर पर न होने की पुष्टि करने के बाद चेन पिंगोन केवल कोसते हुए वहां से चली गई। उसकी माँ रात के खाने के लिए उसके घर आने का इंतजार कर रही थी, और उसके पास यहाँ और समय बर्बाद करने का समय नहीं था। सौभाग्यवश झाओ दाजुन के घर का पता अब निश्चित हो गया है। चेन पिंगोन के मन में धीरे धीरे एक योजना उभरने लगी। चेन पिंगान शांति से अपनी साइकिल पर सवार होकर घर चला गया। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अब जाकर वापस आ रहे हो? मुझे तुम्हारी इतनी चिंता हो रही थी कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए लगभग स्कूल ही चला गया था। जब वह घर पहुंचा, तो उसकी माँ, यू शियंग, ने तुरंत उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। चेन पिंगोन आमतौर पर अब तक वापस आ जाता था, लेकिन आज वह सामान्य से 1 घंटा देर से आया, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यू शियंग इतनी क्रोधित थी। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
टीचर ने हमें एक टेस्ट पेपर दिया था और कहा था कि घर आने से पहले इसे स्कूल में ही पूरा कर लें। माँ, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक आ रही है, इसलिए शिक्षकों ने हमें कुछ अतिरिक्त मदद दी है, चेन पिंगोन ने जल्दी से समझाया। सचमुच, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? यू शियुइंग ने अविश्वास से पूछा। माँ, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो कल स्कूल जाकर हमारी टीचर से क्यों नहीं पूछ लेती? चेन पिंगोन ने आत्मविश्वास से कहा। कल स्कूल में हमारे शिक्षक से बात करके उनसे ये क्यों नहीं कह देते कि वे हमें अब और अतिरिक्त होमवर्क न दें? चेन पिंगोन ने स्वेच्छा से कहा, हमें हर दिन समय पर स्कूल से घर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये ठीक नहीं है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक है और आपको अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करनी होगी, यू शियुइंग ने तुरंत कहा। ठीक है, अब तुम खाना खा लो। यू शियुइंग ने हाथ हिलाकर चेन पिंगोन को जाने दिया। चेन पिंगोन मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, इसे सहजता से नियंत्रित करें। खाना ठंडा हो रहा था, लेकिन चेन पिंगोन को इसकी परवाह नहीं थी और उसने इसे बड़े चाव से खाया। खाना खाने के बाद चेन पिंगोन पढ़ने और अध्ययन करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। सोने का समय हो गया था। रात 10 बजे चेन पिंगोन ने हाथ मुंह धोकर अपने बेडरूम में वापसी की। 1 घंटा और बीत गया और रात के 11 बज गए। घर में अब पूरी तरह अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। चेन पिंगोन के बेडरूम का दरवाजा चरमराते हुए खुला। फिर गहरे रंग के ट्रैकसूट पहने और मास्क लगाए चेन पिंगोन बाहर आया। एक सज्जन व्यक्ति 10 साल बाद भी बदला लेता है, जबकि एक तुच्छ व्यक्ति सुबह से शाम तक बदला लेने में लगा रहता है। चेन पिंगोन खुद को सज्जन नहीं मानता था, वह खलनायक बनना पसंद करता था। इसलिए बदला लेने में कभी भी रातों रात देरी नहीं करनी चाहिए। झाओ दाजुन से आज रात ही निपटा जाना चाहिए। चेन पिंगोन दरवाजे पर रुक गया और चुपचाप अपनी मां के शयन कक्ष से आ रही आवाजों को सुनने लगा। अब रात के 11 बज रहे हैं और मेरी मां गहरी नींद में सो चुकी है। चेन पिंगोन चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गया। घर से निकलने के बाद चेन पिंगोन आवासीय क्षेत्र के बाहर की ओर तेजी से चलने लगा। आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर चेन पिंगोन ने दीवार फांदकर अंदर जाने का विकल्प चुना। चेन पिंगोन ने आसानी से 2 मीटर ऊंची दीवार को फांद लिया। दीवार से बाहर निकलने के बाद चेन पिंगोन सीधे झाओ दाजुन के घर की ओर चल पड़ा। इस बार चेन पिंगोन ने साइकिल नहीं चलाई, लेकिन उनकी चलने की गति साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति से कम नहीं थी। रात के 11 बजे तक सड़क लगभग सुनसान हो चुकी थी। सड़क पर लगभग कोई पैदल यात्री नहीं दिख रहा था। हालांकि चेन पिंगोन बहुत सावधान था और वह लगभग हमेशा सड़क के कोनों से होकर गुजरता था ताकि कोई उसे देख न सके। आधे घंटे बाद चेन पिंगोन झाओ दाजुन के घर के दरवाजे पर पहुंची। चेन पिंगोन के झाओ दाजुन के घर पहुंचते ही आंगन में मौजूद कुत्ते भौंकने लगे। चेन पिंगोन ने छलांग लगाए और आंगन की दीवार फांदकर झाओ दाजुन के आंगन में जा उतरी। चेन पिंगोन के उतरते ही आंगन में मौजूद बड़ा काला कुत्ता उसकी ओर दौड़ पड़ा। चेन पिंगोन ने उस बड़े काले कुत्ते को गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर उसे लात मारकर दूर भगा दिया। एक ही लात से उस बड़े काले कुत्ते की मौत हो गई। आंगन में तुरंत सन्नाटा छा गया। चेन पिंगोन धीरे धीरे बेडरूम की ओर चली गई, लेकिन कमरा एकदम शांत था। झाओ दाजुन अभी तक वापस नहीं लौटे थे। चेन पिंगोन ने तुरंत मन ही मन फिर से गालियां देना शुरू कर दिया। अध्याय 55 शुभ रात्रि झाओ दाजुन। डांट फटकार के बावजूद चेन पिंगोन में धैर्य की कोई कमी नहीं थी।
चूंकि झाओ दाजुन अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए कोई बात नहीं, हम बस इंतजार कर सकते हैं। चेन पिंगोन ने मन बना लिया था, वह आज रात उसे हराने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अगर मैंने आज रात झाओ दाजुन का ख्याल नहीं रखा, तो वह चैन से सो नहीं पाएगा। 2 घंटे और बीत गए, और फिर 2 घंटे और गुजर गए। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। शराब की बदबू से लथपथ झाओ दाजुन लड़खड़ाते हुए वापस अंदर आया। पता चला कि लिन वानजुन के घर से निकलने के बाद ये लड़का अपने शराब पीने वाले दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया। ये शराबी समय बिताने में माहिर होते हैं, वे घंटों तक लगातार शराब पी सकते हैं जब तक कि वे अंत में नशे में धुत होकर घर न चले जाएं। जब वो घर लौटा, तो उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा और उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसके कुत्ते को लात मारकर मार डाला गया था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके घर में एक और व्यक्ति मौजूद है, और एक आकृति पहले से ही उनकी ओर बढ़ रही थी। तुम हो कौन? मेरे घर से चोरी करने तो नहीं आए हो ना? झाओ दाजुन ने आखिरकार अपने सामने किसी को देखा। उसने आंखें सिकोड़कर अधीरता से कहा। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति चोर है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसकी जान लेने आया था। चेन पिंगान ने झाओ दाजुन की गर्दन पकड़ ली और उसे सीधे बेडरूम में घसीट कर ले गया। झाओ दाजुन की हटे कटते शरीर के बावजूद वह चेन पिंगोन के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था और आसानी से पकड़ा गया। चेन पिंगान ने झाओ दाजुन को पकड़ा और उसे घसीटकर बेडरूम में ले गया, फिर उसे बिस्तर पर फेंक दिया। तुम हो कौन? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शराब के नशे में धुत झाओ दाजुन अभी भी गाली गलौज कर रहा था। चेन पिंगोन ने उसकी बात नहीं मानी और उसे कई बार थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। इन एक्यूप्रेशर बिंदुओं का उद्देश्य झाओ दाजुन को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्हें जल्दी से होश में लाना था। ये कहना जरूरी है कि चेन पिंगोन का होश में आने का तरीका वाकई बहुत प्रभावी है। कुछ ही मिनटों बाद नशे में धुत झाओ दाजुन का नशा उतर गया। हालांकि ये स्पष्टता बहुत क्षणिक थी, चेन पिंगोन ने उसे केवल थोड़े समय के लिए ही होश में लाया था। हाँ, तुम हो, मुझे याद है तुम क्या चाहते हो। जब झाओ दाजुन को होश आया, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि चेन पिंगोन ठीक उसके सामने खड़ी है। वह चेन पिंगोन को तो जानता ही था। हालांकि वह चेन पिंगोन के पिछले रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि उसकी पत्नी को चेन पिंगोन ही अगवा करके ले गया था। आधी रात के सन्नाटे में चेन पिंगोन फिर से उसके सामने प्रकट हुई, और उसने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि झाओ दाजुन अब भी कुछ हद तक अभिमानी है और चेन पिंगोन से डरता नहीं है। आखिरकार चेन पिंगोन एक हाई स्कूल के छात्र की तरह दिखता है, शांत और सौम्य, और उससे किसी प्रकार का खतरा नजर नहीं आता। सो झाओ दाजुन को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने बड़ी बड़ी आंखों से चेन पिंगोन को घूरते हुए गुस्से से कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरी औरत को चुराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, और मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। बस तुम इंतजार करो, तुम मरने वाले हो, तुम्हारा पूरा परिवार मरने वाला है। झाओ दाजुन ने अत्यंत क्रूरता से, अत्यंत विषैली भाषा का प्रयोग करते हुए बात की। लेकिन चेन पिंगोन आश्चर्यजनक रूप से शांत रहे। वे एक मृत व्यक्ति से बहस करने के स्तर तक नहीं गिरे। क्या आप जानते हैं कि मैं आपको होश में लाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? अभी तुम पूरी तरह नशे में थे,
उस समय तुम्हें मारना सबसे आसान होता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह से मरना आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं तुम्हें जगाऊंगा और फिर तुम्हें यातना दूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। मैं तुम्हारे हाथों की नसें तोड़ दूंगा, तुम्हारे पैरों की नसें तोड़ दूंगा, और फिर मैं तुम्हारी रीढ़ की नसें तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें सिर से पैर तक लकवाग्रस्त कर दूंगा और तुम हिल भी नहीं पाओगे। मैंने सुना है कि आपके माता पिता का निधन हो गया है और आपके अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। अगर आप घर पर लकवाग्रस्त हो जाएं, तो क्या कोई आपके लिए खाना लाएगा? अगर कोई आपके लिए खाना लाता है, तो यह अच्छी बात है। आप फिर भी कुत्ते की तरह रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई तुम्हें खाना नहीं देगा, तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम यहाँ भूख से मर जाओगे। चेन पिंगोन धीरे धीरे और सोच समझकर बोले, लेकिन उनके शब्द झाओ दाजुन की धमकी से कहीं अधिक भयावह थे। यह असंभव है। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बकवास से मुझे डरा सकते हो? क्या आपको लगता है कि मैं आसानी से डर जाता हूँ? ठीक है, हिम्मत है तो आओ मुझसे। देखते हैं कि तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत है या नहीं। क्या तुमने कभी मुर्गी मारी है? तुमने कभी मुर्गी भी नहीं मारी, फिर भी तुम किसी को मारने की हिम्मत करते हो, और मेरी नसों और स्नायुओं को उकसाने की हिम्मत करते हो। क्या तुममें इतनी हिम्मत है? झाओ दाजुन ने ठंडे स्वर में कहा, उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उन्हें चेन पिंगोन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। चेन पिंगोन ने बस मुस्कुरा दिया, न तो कोई स्पष्टीकरण दिया और न ही कोई खंडन। क्योंकि न तो स्पष्टीकरण और न ही खंडन सार्थक है, उसे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि झाओ दाजुन कोई प्रतिक्रिया दे पाता, चेन पिंगोन ने हाथ बढ़ाकर उसकी बांह पकड़ ली। फिर चेन पिंगान ने उसका हाथ दबाया। झाओ दाजुन की कलाई की नसें उनकी आंतरिक ऊर्जा से सीधे कट गई थीं। ये तकनीक बेहद सूक्ष्म है। ये त्वचा के नीचे की नसों को काटने के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करती है। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की सहायता से भी इस तकनीक का अवलोकन करना कठिन है। झाओ दाजुन की मृत्यु के बाद भी, जब फोरेंसिक डॉक्टर ने उनके शरीर का पोस्टमार्टम किया, तो वे उनकी मृत्यु का कारण या मृत्यु से पहले उनमें मौजूद लक्षणों का पता नहीं लगा सके। फोरेंसिक जांच से पता चला कि झाओ दाजुन की मौत भूख से हुई थी। चेन पिंगोन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करके झाओ दाजुन के हाथों और पैरों की नसों को तुरंत काट दिया। दरअसल, चेन पिंगोन को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे केवल रीढ़ की नसों को काटना था। इससे झाओ दाजुन का शरीर भी बेकाबू हो जाता। लेकिन चेन पिंगोन ने फिर भी ऐसा किया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यह एक बीमा उत्पाद था। हाथों, पैरों और अंगों की नसें काट दी जाती हैं, और फिर रीढ़ की नसें काट दी जाती हैं। झाओ दाजुन का पूरा शरीर सुन्न हो गया और वह लकवाग्रस्त अवस्था में चला गया। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे साथ ठीक ठीक क्या किया? झाओ दाजुन ने पागल कुत्ते की तरह हरकतें करते हुए घबराकर पूछा। चेन पिंगोन ने झाओ दाजुन की चीखों को नहीं रोका, क्योंकि उसने अभी अभी देखा था कि आसपास कोई नहीं रहता था। झाओ दाजुन यहाँ चाहे कितनी भी जोर से चिल्लाए, उसे कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वह बहुत दूरदराज के इलाके में रहता है। झाओ दाजुन की रीढ़ की हड्डी में मौजूद नसों को काटने के बाद, चेन पिंगोन ने झाओ दाजुन के दिमाग की नसों पर काम करना जारी रखा। कुछ साधारण क्रियाओं के बाद, झाओ दाजुन बोलने में असमर्थ हो गया, वह गूंगा हो गया। झाओ दाजुन चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था, केवल उसकी आंखें ही हिल पा रही थीं। झाओ दाजुन अब पूरी तरह चुप था,
उसकी आंखों में गहरा भय झलक रहा था। वह बोलना चाहता था, दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं जा रहा हूँ। अब से आप अपनी जिंदगी का आनंद लें। दरअसल मेरा इरादा तुम्हें जान से मारने का नहीं था, मैं तो बस तुम्हें डराना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारी धमकी को गंभीरता से ले लिया। इसलिए मुझे खेद है, लेकिन मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मेरे पास आपके खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शुभ रात्रि, झाओ दाजुन। अध्याय 56 जादुई फार्म। उस रात कुछ नहीं हुआ। अगले दिन चेन पिंगोन ने एक सुंदर सपना देखा और धीरे धीरे जाग उठी। अंततः झाओ दाजुन का काम तमाम हो गया। इस जीवन में चेन पिंगोन ने लिन वानजुन के पिछले जन्म के द्वेष का बदला लिया। हालांकि चेन पिंगोन ने झाओ दाजुन को अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह उसे मारने के समान ही था, क्योंकि इस समय झाओ दाजुन की नसें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। मेरा शरीर हिल नहीं सकता और मेरा मुंह बोल नहीं सकता। वह घर पर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। इसके अलावा उनकी मृत्यु काफी भयावह होगी। अगर उसे कोई नहीं ढूंढ पाया तो वह अपने ही घर में भूख से मर जाएगा। आमतौर पर उसके दोस्त होने चाहिए, है ना? अगर उसके दोस्त हैं, तो वे झाओ दाजुन को ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे झाओ दाजुन को जीवित रहने का मौका मिल सकता है। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि कोई झाओ दाजुन की तलाश में निकलेगा, क्योंकि झाओ दाजुन के घर का दरवाजा पहले से ही बंद था। अगर कोई झाओ दाजुन को ढूंढते हुए आता भी है, तो वह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दरवाजा ही खटखटाएगा। लेकिन झाओ दाजुन अब विकलांग हैं और घर पर बिस्तर पर लेटे हुए हिल-डुल नहीं सकते। इसलिए अगर कोई दरवाजा खटखटाता है या उसे ढूंढने आता है, तो भी झाओ दाजुन के पास मदद मांगने का कोई तरीका नहीं है, और कोई भी अंदर जाकर उसे ढूंढ नहीं सकता है। झाओ दाजुन का भाग्य लगभग पहले से ही अनुमानित था। कुछ ही दिनों में वह अपने ही घर में भूख से मर जाएगा। उसकी मृत्यु हो जाने और शरीर के सड़ने के बाद ही पड़ोसियों को संभवतः उसके मरने का पता चलेगा। चेन पिंगोन को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि यह मामला उससे जुड़ा होगा, क्योंकि चेन पिंगोन ने झाओ दाजुन को अपने हाथों से नहीं मारा था। इस युग की अपराध सुझाने की क्षमताओं को देखते हुए चेन पिंगोन को ढूंढना असंभव होगा। अपनी मां की आवाज सुनकर चेन पिंगोन उठा, कपड़े पहने, नहाया, नाश्ता किया और फिर साइकिल से स्कूल चला गया। झांग योंग हमेशा की तरह चेन पिंगोन के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह चेन पिंगोन का बचपन का कट्टर दोस्त है। बूढ़े चेन, तुम्हारे और लिन वानजुन के बीच क्या चल रहा है? झांग योंग ने पास आते हुए धीमी आवाज में पूछा। उसके चेहरे पर कामुक भाव थे और ये बताना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। अब से आप लिन वानजुन को भाभी कहकर बुला सकते हैं, लेकिन आप उसे ऐसा सिर्फ निजी तौर पर ही कह सकते हैं। स्कूल में उसे ऐसा मत कहना, वरना वह गुस्सा हो जाएगा और आपको मार देगा। चेन पिंगोन ने बेहद गंभीर स्वर में कहा। बूढ़े चेन, मुझे अब पता चला है कि आप अविश्वसनीय रूप से शानदार हैं, झांग योंग ने थोड़ी उत्तेजना के साथ कहा। तुम्हें अब जाकर इस बात का एहसास हो रहा है। तुम्हारा निर्णय बहुत ही गलत है। मैं हमेशा से ही शानदार रहा हूँ, ठीक है? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों रास्ते भर बातें करते और हंसते रहे, और जल्द ही साइकिल से स्कूल पहुंच गए। सुबह 8 बजे का समय सुबह पढ़ने का होता है, जो चेन पिंगोन का दिन का सबसे पसंदीदा समय है, क्योंकि सिस्टम इस समय अपने उत्पाद सूचियों को अपडेट करता है। आज हमारे पास 4 बिल्कुल नए आइटम हैं।
अधिकतम स्तर वज्र हथेली, एक बेहतरीन कड़ाई वाला स्प्रिंग चाकू, एक जादुई फार्म, एक बेरेट स्नाइपर राइफल। आज 4 वस्तुएं प्रकट हुई जिससे चेन पिंगोन को सुखद आश्चर्य हुआ। उत्कृष्ट कड़ाई वाले स्प्रिंग नाइफ को छोड़कर, जो अपेक्षाकृत एक साधारण वस्तु है, बाकी 3 वस्तुएं काफी असाधारण हैं। उच्चतम स्तर की वज्र हथेली तकनीक काफी आकर्षक है और यह चेन पिंगोन की युद्धक क्षमताओं को बढ़ा सकती है। लेकिन गहन चिंतन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि चेन पिंगोन को इस उच्चतम स्तर की वज्र हथेली तकनीक की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार, हम अब एक आधुनिक समाज में रहते हैं, और इस तरह की मार्शल आर्ट वास्तव में बेकार है। एम्ब्रॉयडर्ड स्प्रिंग ब्लेड के साथ भी यही परिणाम प्राप्त हुआ। वास्तव में आकर्षक वस्तुएं मैजिक फार्म और बेरेट स्नाइपर राइफल हैं। लड़कों को आमतौर पर बंदूकें पसंद होती हैं, और चेन पिंगोन भी इसका अपवाद नहीं है। हालांकि इस बंदूक का अस्तित्व अब भी काफी भयावह है। हालांकि चेन पिंगोन को बेरेट स्नाइपर राइफल बहुत पसंद थी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी मैजिकल फार्म पर केंद्रित था। चेन पिंगोन ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि यह जादुई फार्म आखिर क्या है। सिस्टम में मौजूद प्रत्येक उत्पाद का एक विवरण होता है, इसलिए मैजिक फार्म क्या है ये जानने के लिए बस विवरण पढ़ें। प्रस्तावना पढ़ने के बाद चेन पिंग चौंक गई। यह अद्भुत फार्म वास्तव में क्यू फार्म का वास्तविक जीवन संस्करण है। ये तो वाकई बहुत शानदार है। मैजिक फार्म में पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की सुविधा है, लेकिन फसलें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। सामान्य तौर पर, चावल को पकने और कटाई के लिए कई महीने लगते हैं, लेकिन मैजिक फार्म में, बुवाई और कटाई कुछ ही दिनों में पूरी की जा सकती है। इसके अलावा, मैजिक फार्म में एक क्लिक में पौधे लगाने और एक क्लिक में फसल काटने की सुविधा भी है। सिस्टम इंटरफेस केवल एक बुनियादी परिचय प्रदान करता है, वह मैजिक फार्म खरीदने के बाद ही विवरण देख पाएगा। हालांकि, चेन पिंगोन ने पहले ही अपना मन बना लिया था, वह इस जादुई फार्म को खरीदने जा रहा था। आखिरकार, ये जादुई फार्म ही सबसे मूल्यवान वस्तु है। $1 में एक जादुई फार्म खरीदें। 1 युआन की फ्लैश सेल प्रणाली की सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी वस्तु को मात्र 1 युआन में खरीद सकते हैं। इसमें कोई अतिरिक्त लागत शामिल नहीं है, जो इसे बेहद संतोषजनक बनाता है। मेजबान, मैजिक फार्म खरीदने पर आपको बहुत बहुत बधाई। अचानक, सिस्टम इंटरफेस पर एक फंक्शन बटन दिखाई दिया। इस फंक्शन बटन का नाम मैजिक फार्म है। चेन पिंगोन ने मैजिक फार्म के फंक्शन बटन को सक्रिय किया। चेन पिंगोन के सामने एक खेत दिखाई दिया, जिसमें पारंपरिक चीनी स्याही चित्रकला एनिमेशन शैली का इस्तेमाल किया गया था। ये जादुई फार्म है। मैजिक फार्म में बहुत सारी कृषि भूमि और विशाल स्थान है। यह ऐसी चीज है जिसकी तुलना क्यू फार्म से नहीं की जा सकती। इस फार्म में पहाड़, नदियां, कई खेत और अंतहीन घास के मैदान हैं। सभी सुविधाएं मौजूद थीं, फिर भी पूरा स्थान बिल्कुल सुनसान था। अब खेत खरपतवारों से भर गया है। चेन पिंगोन ने विशेषताओं पर एक नज़र डाली और तुरंत समझ गया कि मैजिक फार्म का उपयोग कैसे करना है। चेन पिंगोन मैजिक फार्म में पौधरोपण और पशुपालन में संलग्न हो सकता है। हालांकि, बीज और पौधों को पैसे देकर खरीदना पड़ता है। चेन पिंगोन को मैजिक फार्म के सिस्टम इंटरफेस को खरीदने के लिए बाहर से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, वह सीधे अपने पैसे से बीज और शावक खरीद सकता है। बीज और छोटे पौधे खरीदने के बाद, आप रोपण शुरू कर सकते हैं। चेन पिंगोन को कक्षाओं में भाग लेने के दौरान मैजिक फार्म खेलना काफी आनंददायक लगा। मैजिक फार्म का गेम प्ले क्यू फार्म के गेम प्ले के समान है। चेन पिंगोन ने कुछ ही समय तक खेला, लेकिन उसके बाद वह इसका कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम हो गया।
हालांकि चेन पिंगान को जल्द ही पता चला कि मैजिक फार्म वास्तव में काफी महंगा था, क्योंकि मैजिक फार्म में सभी बीज पैसे से खरीदने पड़ते हैं। मैजिक फार्म में नकद भुगतान स्वीकार किया जाता है। मैजिक फार्म में एक कैश टॉप अप विंडो है जहां आप पिंगन से सीधे अपने कैश खाते में पैसे जमा कर सकते हैं। हालांकि चेन पिंगोन के पास इस समय ज्यादा पैसे नहीं थे। वह केवल 100 युआन जमा कर सका और सरसरी तौर पर इस प्रक्रिया से परिचित हो सका। चेन पिंगान को इस जादुई फार्म को अच्छी तरह से चलाने के लिए और अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत है।